अस्सलामुअलैकुम। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो स्टमक पार्ट है उसका डिजीज़ गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्राइटिस हमारे साथ ये जो वर्ड है ये हमारे साथ दो वर्ड की कम्बिनेशन से बना है। एक हमारे साथ गैस्ट्रो है और एक हमारे साथ है आइटस। इसमें जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ अपडेट है वो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचे। अच्छा जी, तो गैस्ट्रो जो हम कहते हैं वो हम स्टमक को कहते हैं और आइटस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। सो गैस्ट्राइटिस इज़ मेनली व्हाट? गैस्ट्राइटिस इज़ मेनली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। ठीक है, अब इस लेक्चर को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? सो ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो हमारे साथ होंगे डिफाइन गैस्ट्राइटिस, कि गैस्ट्राइटिस हमारे साथ है क्या चीज़। डिस्कस टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस के कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं। व्हाट आर द काजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस हमारे साथ कौन कौन से ऐसे काजिंग फैक्टर्स है जो हमारे साथ ये गैस्ट्राइटिस काज कराती हैं। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस जब हमारे साथ काज हो जाए तो हमें पता किस तरह चलेगा कि हम गैस्ट्राइटिस से इफेक्ट हो चुके हैं। ऐसे कौन से साइंस आएंगे और ऐसे कौन से सिम्टम्स आएंगे हमारे बॉडी में जिससे हमें पता चलेगा कि हम गैस्ट्राइटिस से मुतासर हो चुके हैं। डिस्कस द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस। लेट्स सपोज एक पेशेंट हमारे साथ गैस्ट्राइटिस डिजीज़ के साथ आ गया तो फिर हम उसको किस तरह प्रिवेंट करेंगे गैस्ट्राइटिस से और हम उसको किस तरह ट्रीट करेंगे और हम अपने आप को किस तरह प्रिवेंट करेंगे गैस्ट्राइटिस के बीमारी से। व्हाट आर द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस फॉर गैस्ट्राइटिस। लेट्स सपोज आपके साथ एक पेशेंट गैस्ट्राइटिस डिजीज़ से इफेक्ट हो चुका है और उसका जो स्टमक एरिया है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, तो आप फिर उसके लिए कौन से ऐसे नर्सिंग डायग्नोज यूज़ अप्लाई करोगे और कौन से ऐसे इंटरवेंशंस यूज़ करोगे जिसके मुताबिक आपके साथ पेशेंट की जो रिकवरी है वो आपके साथ इम्प्रूव्ड हो और प्रॉपर हो। गैस्ट्राइटिस को हम कुछ यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे साथ गैस्ट्राइटिस जो है इज़ एन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और एरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोजा। जो स्टमक म्यूकोजा है उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उनकी इरिटेशन हो जाए या वहाँ पर हमारे साथ एरोजन हो जाए सो हम इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल स्टमक इज कॉल्ड पैन गैस्ट्राइटिस। अब आपके साथ टू टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं, या तो आपके साथ होल स्टमक इन्फ्लेम हो जाए सो फिर उसको हम कहते हैं पैन गैस्ट्राइटिस, और अगर स्टमक की कोई पार्ट आपके साथ इन्फ्लेम हो जाए सो हम उसको कहते हैं एंट्रल गैस्ट्राइटिस। एंड एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ स्टमक इज कॉल्ड एंट्रल गैस्ट्राइटिस। आपके साथ ये तो हो गया एरिया के लिहाज से कि आपके साथ कितना एरिया ऑफ द स्टमक आपके साथ इन्वॉल्व है इन दी गैस्ट्राइटिस। अब आपके साथ ड्यूरेशन के लिहाज से भी आपके साथ गैस्ट्राइटिस टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक हमारे साथ एक्यूट गैस्ट्राइटिस है और एक हमारे साथ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है। जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसको हम कुछ यूँ बयान करते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज अ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। आपके साथ सडनली स्टमक का जो पूरा एरिया है या जो पार्ट है वो आपके साथ इन्फ्लेम्ड हो जाए, हम उसको क्या कहते हैं? एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस को भी हम फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक्यूट सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, एक्यूट एरोसिव गैस्ट्राइटिस एंड एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन। लेकिन एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो मेनली हमारे साथ है वो हमारे साथ ये है कि आपके साथ सडनली काफ़ी कम टाइम में आपके साथ पूरा या कोई ना कोई पार्ट आपके साथ इन्फ्लेम हो जाए और वहाँ पर आपके साथ इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाए। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हम कुछ यूँ बयान करते हैं कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक दैट अकर्स ग्रेजुअली एंड परसिस्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपके साथ ये ग्रेजुअली अकर होते हैं और ये आपके साथ काफ़ी मुद्दत के लिए होते हैं। 6 मंथ से बढ़कर मुद्दत के लिए आपके साथ फिर ये गैस्ट्राइटिस का जो पीरियड है चलता रहता है। हम उसको फिर कहते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को भी हमने फर्दरली थ्री टाइप्स में क्या हैं डिवाइड किए हैं। एक हमारे साथ आता है टाइप ए क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, जो कि हमारे साथ क्या है? ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है। आपकी अपनी इम्यूनिटी क्या करती हैं? आपके स्टमक को इफेक्ट करती हैं, आपके स्टमक के जो म्यूकोजल लेयर्स हैं उनको डैमेज करती हैं। हम उसको क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे साथ टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हम बैक्टीरिया इंड्यूस गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, जो कि हमारे एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम, वो हमारे साथ अगर गैस्ट्राइटिस काज कराती है इनसाइड स्टमक सो हम उसको क्या कहते हैं? टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। टाइप सी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को हम केमिकल इंड्यूस गैस्ट्राइटिस कहते हैं, लाइक HCl, पेप्सिन। अगर उनकी वजह से आप बाइल एसिड्स, उनकी वजह से आपके
लाइनिंग्स ऑफ द स्टमक क्या होते हैं, वो इन्फ्लेम होते हैं। सो हम उसको क्या कहते हैं, टाइप सी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इनकी काजेज क्या हो सकती हैं? सो काजेज वो हमने कुछ हद तक पढ़ भी लिए, और इसके साथ साथ आपके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि एच पाइलोरी है वो हो सकती है। एनासाइड्स ड्रग्स जो एस्पिरिन इस तरह के मेडिकेशन जो लोग यूज़ करते हैं वो आपके साथ प्रोन होते हैं कि इनमें ये जो गैस्ट्राइटिस की डिजीज़ है वो नियरली इन द फ्यूचर काज हो जाए। ऑटो इम्यून आपके साथ ये ऑटो इम्यून भी हो सकती है, अपनी अपनी इम्यूनिटी इतनी हाइपर हो जाए कि वो आपके साथ जो स्टमक लाइनिंग है उनको इन्फ्लेम करा दे, उनकी डैमेज करा दे। बाइल रिफ्लक्स डिजीज़ आपके साथ जो बाइल आता है इन द डेवडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी अगर रेफ्लेक्स होती है इनटू द गैस्ट्रिक एरिया इनटू द स्टमक, सो उनकी वजह से भी आपके साथ स्टमक की जो लाइनिंग्स है वो डैमेज हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके साथ स्ट्रेस से आपके साथ एसिड्स की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है इन स्टमक, सो वो आपके साथ आपकी जो लाइनिंग्स हैं उनको एरोस कर सकती हैं। अल्कोहल एडिक्शन आपके साथ जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, लीवर सिरोसिस के, उनमें हमारे साथ गैस्ट्राइटिस काफ़ी कॉमन होता है। सो अल्कोहल को भी इन लोगों ने लिंक किया है विद गैस्ट्राइटिस। कोकेन आपके साथ जो पेन है, जो HCl प्रोडक्शन है वो आपके साथ बढ़ाती है। सो आपके साथ ये भी एक काज हो सकती है ऑफ दी गैस्ट्राइटिस। रेडिएशन कीमोथेरापीज भी आपके साथ आपके स्टमक लाइनिंग्स को इफेक्ट कराती हैं, इसलिए हम कीमोथेरापी में सबसे पहले जो प्री मेडिकेशन करते हैं उनमें हम स्टमक के लिए भी मेडिकेशन यूज़ करते हैं। सो हम ये सारी चीज़ें आपके साथ एटियोलॉजी या काजेज हो सकते हैं ऑफ दी गैस्ट्राइटिस। अच्छा जी, साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? लेट्स सपोज आपके साथ एक पेशेंट सफ़र हो रहा है विद द डिजीज़, तो आपको किस तरह पता चलेगा ये आपके साथ गैस्ट्राइटिस है? तो ऐसे पेशेंट में आपके साथ ब्लोटिंग होगी, वेट लॉस होगा, इनके वजन जो है वो दिन ब दिन घटता जाएगा, बेल्चिंग होगी, इनडाइजेशन, जो फूड लेंगे वो उनकी इनडाइजेशन होगी, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी, इनरक्सिया होगा, ठीक है, वो फूड को प्रॉपरली, उनकी फूड जो प्रॉपर इनटेक होगा वो आपसे कम से कम होगा, और उनमें डर होगा फूड इनटेक में, फूड इनटेक से वो डरते होंगे क्योंकि उनको पेन होता है ड्यू टू स्टमक एरोजन, स्टमक लाइनिंग एरोजन। नाजिया एंड वोमिटिंग होगी उनको, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे, और हिकअप्स पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। Severe gastritis can lead to life-threatening symptoms including severe chest pain। जब आपके साथ severe gastritis हो जाए तो उन ऐसे पेशेंट में फिर आपके साथ severe chest pain होता है, feeling faint और short of breath, वो आपके साथ फेंट हो जाते हैं और उनकी जो ब्रेथ है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाती है। और सीवियर एब्डामिनल पेन होता है ऐसे पेशेंट में, ठीक है, जो एब्डामन एरिया होता है वहाँ पर आपके साथ सीवियरली पेन होता है। फिर उनको अपने डायरेक्टली कुछ ऐसे वो देने हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, और आपने रिनाटिडिन, सिमेटिडिन, फिमेटिडिन जो H2 ब्लॉकर्स है वो अपने देने हैं जल्द से जल्द, ताकि आपके साथ जो एसिड की सिक्रीशन वो कम से कम हो जाए और पेन रिलीव हो जाए। सडन ऑनसेट ऑफ ब्लड स्टूल्स, ब्लड में भी रेड, ब्लैक और टेरियन टेक्सचर, वो फिर आपके साथ पोजीशन पे डिपेंड करता है कहाँ आपके साथ इंजरी हुई है। सो आपके साथ ये तो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, और टेरियन टेक्सचर आपके साथ ये जो स्टूल्स होते हैं उनमें मिलेना होगा, आपके साथ ब्लड, वो आपके साथ आपके स्टूल में ब्लड होगा। वोमिटिंग ब्लड और ब्लैक मटेरियल रिजेंबलिंग कॉफ़ी, ऐसे वोमिट करेगा ये पेशेंट जो आपके साथ बिल्कुल कॉफ़ी की तरह ब्लैक होगा, ठीक है, उनमें ब्लड होगा वोमिट में, इनका जो स्टमक कंटेंट बाहर आएगा उनमें आपके साथ ब्लड होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ एरोजन हो गई है, वहाँ पर आपके साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन है, और वहाँ पर आपके साथ जो म्यूकस लाइनिंग्स है वो आपके साथ डैमेज हो चुके हैं। तो आपके साथ जो भी ये पेशेंट वोमिट करेगा उनमें ब्लड पाया जाएगा। इनको हम डायग्नोज किस तरह करते हैं? सो गैस्ट्राइटिस इज डायग्नोज ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एंड द फॉलोइंग टेस्ट। ये फॉलोइंग कुछ टेस्ट हैं जो हम यूज़ करते हैं इन अ पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस। ब्लड टेस्ट हम करते हैं, उनमें देखते हैं कि आपके साथ H पाइलोरी या कोई और बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। WBC देखते हैं कि कितनी इन्फेक्शन है। स्टूल टेस्ट करते हैं हम, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे साथ H पाइलोरी है, H पाइलोरी की प्रेजेंट है या नहीं है। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक्सरे, बेरियम एक्सरे हम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे साथ कितनी इरोजन हो गई है, एनाटमी देखते हैं। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, हम एक कैमरे के जरिए हम लाइनिंग देखते हैं अब दी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारे साथ कितना एरिया हमारे साथ एरोज हो चुका है, कितना एरिया हमारे साथ डैमेज हो चुका है। ट्रीटमेंट में हम कॉमनली एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स में हम क्या करते हैं, एंटासिड से हम जो एसिड की जो बैलेंस है वो कराते हैं, कि अंदर जो एसिड की काफ़ी सिक्रीशन है हम उसको बेस से क्या करते हैं, उससे न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। H2 ब्लॉकर्स हम लेते हैं,
और ये हमारे साथ क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होकर एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको ब्लॉक करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इसमें हमारे सिमेट्रिडिन ये मेडिसिन आते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में हमारे ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल ये मेडिसिन आते हैं। और हम ये लेके क्या करते हैं, पेशेंट में जो प्रोटॉन पंप्स है उनको ब्लॉक करके उन एसिड प्रोडक्शन को क्या करते हैं, वो ब्लॉक करते हैं। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं फॉर दी बैक्टीरियल ग्रोथ किलिंग और स्टेटिंग ऑफ दी बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। एच पाइलोरी हो गया या कोई और बैक्टीरिया जिसकी वजह से हमारे साथ स्टमक की जो लाइनिंग है वो अगर डैमेज हो चुके हैं, हम इनके खिलाफ क्या करें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। एंटी डायरियल एजेंट्स, लेट्स सपोज आपके साथ पेशेंट डायरिया से इफेक्ट हो रहा है, सो हम उनके लिए एंटी डायरियल एजेंट्स भी वो यूज़ करते हैं। लाइफस्टाइल के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे साथ इन्वॉल्व है इन दी गैस्ट्राइटिस। तो हम अगर प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को, हमने उसको बताना है कि आपने ईटिंग हैबिट को चेंज करो, स्पाइसी फूड्स ना लो, आज के बाद अल्कोहल की यूजेज को काफ़ी ज़्यादा कम करो। लेट्स सपोज आपके एक पेशेंट अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो आपने कहना है कि आप आज के बाद अल्कोहल की यूजेज को कम करो। डोंट स्मोक, आपने स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि स्मोकिंग आपके साथ जो इन्फ्लेमेशन हो गई होती हैं उनकी हीलिंग को डिले करती हैं और रिकरेंस ऑफ दी अल्सर्स करती है। मेंटेन अ हेल्थी वेट, आपने क्या करना है, इन पेशेंट में हमारे साथ वेट लॉस का भी कमान होता है और आपने हेल्थी वेट को मेंटेन करना है। एक्सरसाइज रेगुलरली, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने एक्सरसाइज करना है। मैनेज स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म आपने उसको बताने हैं कि लेट्स सपोज आप स्ट्रेस से इफेक्ट हो रहे हो तो आपने ऐसा क्या करना है कि आपके साथ वो स्ट्रेस कोप हो जाए इजीली और एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। कॉम्प्लिकेशंस भी आपके साथ गैस्ट्राइटिस के साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आ सकते हैं, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेमरेज, आपके साथ जो इंटेस्टाइन है या गैस्ट्रिक एरिया है वहाँ पर आपके साथ हेमरेज हो सकता है। पर्निशियस एनीमिया, हमारे साथ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे साथ विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है वो आती है, सो वो भी आपके साथ काज होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर, आपके स्टमक का जो कैंसर है उनकी रिस्क बढ़ जाती है। माल न्यूट्रिशन ड्यू टू लैक ऑफ एपेटाइट, डिस्कम्फर्ट एंड डिक्रीज न्यूट्रिशनल इनटेक, पेन होता है आपके साथ, इन्फ्लेमेशन होती है तो आप लेस फूड लेते हो तो आपके साथ माल न्यूट्रिशन एक काज हो सकती है। परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर विच कैन लीड टू ब्लीडिंग, आपके साथ जो जब ये स्टमक वोमिट करेगा या आपके साथ स्टूल पास करेगा तो उनमें आपके साथ क्या होंगे, और ब्लड होगा, मेलेना होगा, या आपके साथ वोमिटिंग आपके साथ बिल्कुल कॉफ़ी कलर की तरह ब्लैक होगा क्योंकि उनमें आपके साथ ब्लड वो वोमिट करेगा। सीवियर डिस्कम्फर्ट और पेन, आपके साथ ये पेशेंट हमेशा डिस्कम्फर्ट में रहेगा और पेन में रहेगा। सेप्टिसीमिया, ऐसे पेशेंट में आपके साथ सेप्टिसीमिया के चांसेस भी, ब्लड में जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो आपके साथ बढ़ जाने से सेप्टिसीमिया के चांसेस भी हो सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस हम इस पेशेंट के लिए क्या बनाएंगे, तो पेन होता है कॉमनली इस डिजीज में, सो पेन एक्यूट और क्रॉनिक सीवियर विद इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा ड्यू टू इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड, से ये गैस्ट्रिक एसिड की वजह से कि इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हमारे साथ पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन यूज़ करोगे, असेस द पेशेंट जनरल कंडीशन, असेस वाइटल साइंस, असेस पेन स्केल, प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट एंड कंफर्टेबल, टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एनाल्जेसिक्स। फिर आपने उसको प्रॉपरली हैंडल करना है कि आप पेन को किस तरह मैनेज करोगे। सो वाइटल साइंस पहले चेक कर लो कि आपके साथ पेन कितना, लेट्स सपोज आपका हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज हो गया हो तो आपके साथ पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर आपने एनाल्जेसिक्स यूज़ करने हैं जो कि हमारे साथ पेन क्या है, पेन रिलीवर्स है, आपने ये पेन किलर्स यूज़ करने हैं और उसके थ्रू आपने पेन को मैनेज करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक आपने पेशेंट को सिखानी है कि आप किस तरह अपने आप को रिलैक्स करोगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग, फूड इनटेक कम होने की वजह से या वोमिटिंग की वजह से आपके साथ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन से आप माल न्यूट्रिशन से आप मुतासर हो सकते हो। इसके लिए आप फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या यूज़ करो, अलाउ क्लाइंट टू चूज़ फूड, आपने काफ़ी ज़्यादा फूड के चॉइसेस रखने हैं उसके सामने ताकि वो अपने पसंद से कोई भी फूड उठा के खा सकता हो किसी भी टाइम। स्पेसिफाई द टाइम टू ईट सीवियर फूड एंड ईटिंग टाइम लिमिट, इन्फॉर्म the client that if the food is not eaten during the time that has been provided will be the replacement of other feeding methods, ठीक है। आपने पेशेंट को ये समझाना है कि अगर आपने ये फूड नहीं लिया तो फिर आपको हम ये रिप्लेस करेंगे किसी और चीज़ के साथ, फिर आप वो भी कर सकते हो। सो पेशेंट को चॉइसेस देने से वो क्या हमारे साथ माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होगा। व्हेन फूड इज़ नॉट ईटन डू फीडिंग थ्रू अ ट्यूब एनजी ट्यूब, अगर वो फूड बिल्कुल भी ओरली नहीं ले सकता तो आपने एनजी पास करके उस पेशेंट को
को अपने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू आपने क्या देना है, उसको फीड देनी है ताकि वो माल न्यूट्रिशन से मुतासर ना हो। अगर माल न्यूट्रिशन से मुतासर हो गया तो आपके साथ और भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा इस लेक्चर से। लेट्स सपोज फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।